हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स के अंदर वो पढ़ेंगे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, यानी देखिए जब भी कोई लेजिस्लेचर कानून बनाती है तो वो बहुत सारे पर्पसेस को लेकर के बनाती है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर लेजिस्लेचर कानून बनाती है। जैसे कुछ जो लेजिस्लेशन होते हैं, कुछ जो कानून होते हैं वो किसी के लिए बेनिफिट के लिए होते हैं, कुछ सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। अलग अलग जो है बेनिफिट रहते हैं या अलग अलग पर्पस रहते हैं, अलग अलग जो है हर एक ऑब्जेक्टिव जो है वो लेकर के चलती है लेजिस्लेचर जब भी कोई कानून बनाती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना तो ये क्या हो गया, ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो है बेनिफिट दे रहा है महिलाओं को कि उनके खिलाफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो। इसी तरीके से पोश आया है जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन हो रहा है, जो कामकाजी महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंसेस ना हो, तो वो भी किस तरीके का है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। इसी तरीके से कुछ लेजिस्लेशन सोशल वेलफेयर के लिए भी जो है यहाँ पर लेजिस्लेशन बनाती है। तो जब हम बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये कहता है, ये रूल कहता है कि जब भी कोई इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्टेट्यूट्स यहाँ पर कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट ये देखती है कि क्या उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से किसी को बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है या फिर नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर जो हमारे पास जो कानून आया है लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्ट किया हुआ कानून है, क्या वो कानून किसी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए हो रहा है। तो अगर कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेचर ने के द्वारा बनाया गया कानून किसी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर जो प्रोविजन है जो कोर्ट के सामने इंटरप्रेट करने के लिए आया या जो कोर्ट के सामने इन क्वेश्चन है, उससे कोर्ट को यही कोशिश करनी है कि बेनिफिट ही प्रोवाइड करे जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उससे दो मतलब निकलते हैं, एक मतलब से उस प्रोविजन से एक व्यक्ति से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे मतलब से उस व्यक्ति को अधिकार दिए जा रहे हैं, तो कोर्ट जब इंटरप्रेट करेंगी तो इस तरह से इंटरप्रेट करेगी कि व्यक्ति को ना बेनिफिट मिले। ये जो जितने भी तरीके के बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ, ये जो भी इंडस्ट्रियल वेलफेयर के लिए जो बनाए जाते हैं, सभी इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, इनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ही होता है। तो सबसे पहला रूल जो हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स में वो ये होता है कि जब भी कोई भी स्टेट्यूट्स कोर्ट के पास इंटरप्रेट करने के लिए आती है तो उसका नेचुरल मीनिंग ही देना चाहिए। जहाँ तक कोशिश की जाए कोर्ट के द्वारा उनका नेचुरल मीनिंग ही दिया जाए, लेकिन अगर नेचुरल मीनिंग पॉसिबल नहीं है तो गोल्डन रूल कहता है कि उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसकी अब्सर्डिटी को हटाने के लिए हम जो है जो पर्टिकुलर जो हमारे सामने प्रोविजन है उसको जो है मीनिंग दे सकते हैं। यहीं पर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी कहता है कि अगर नेचुरल मीनिंग जो है वर्ड्स का नहीं है, हमें लगता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के ये स्टेट्यूट्स बनाया गया था उस ऑब्जेक्ट को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उसका नेचुरल मीनिंग दे दें उस पर्टिकुलर प्रोविजन का तो हम बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि बेनिफिट दिया जा सकता है अगर हम उसमें थोड़ी सी भी एडिशन कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो हम व्यक्ति को बेनिफिट दे सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए ये लेजिस्लेशन जो है वो बनाया गया, ये स्टेट्यूट जो बनाया गया, तो हम जो है नेचुरल मीनिंग न दे करके मॉडिफाइड मीनिंग ही देंगे। तो यही ये पर्टिकुलर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहता है। तो कि अगर एक लेजिस्लेशन में जनरल ऑब्जेक्ट इसका पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस को कोई बेनिफिट देने के लिए बनाया गया है और वो प्रोविजन एम्बिग्यूशियस है, तो हम जो है क्या करेंगे, उसकी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम उसमें थोड़ा बहुत मीनिंग जो है साइन कर सकते हैं। मतलब अगर दो मीनिंग निकल कर के आ रहे हैं किसी स्टैट्यूट से, एक मीनिंग से बेनिफिट हो रहा है, दूसरे मीनिंग से बेनिफिट लिया जा रहा है, तो जिससे बेनिफिट दे सकते हैं हमें वही इंटरप्रेट करना है। देखिए मैक्सवेल कहते हैं कि ओमिशंस विल नॉट बी सप्लाइड बाय द कोर्ट, बट ऑब्वियस सी बात है अगर कहीं पर कुछ चीज़ नहीं लिखी है, गैप है, तो कोर्ट अपनी तरफ से उस गैप को फिल नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को ये चूज़ करना होता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोविजन को हम इंटरप्रेट करेंगे तो उससे बहुत वाइड मीनिंग निकल करके आएगा और किसी भी पर्सन को या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को जो है बेनिफिट मिलेगा, तो कोर्ट को ऑब्वियस सी बात है वो पर्टिकुलर बेनिफिट जो है वो देना चाहिए। नैरो मीनिंग करेंगे, नैरो इंटरप्रिटेशन करेंगे तो बेनिफिट ले लेंगे और वाइड इंटरप्रिटेशन करेंगे तो बेनिफिट दे देंगे। तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, वाइड इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा भी और करना चाहिए भी। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एक टेंडेंसी है, रूल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एक टेंडेंसी का मतलब कोर्ट को इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, जैसे सबसे पहले आता है मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसका साइटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है, AIR 1961-418।
तो यहाँ इस केस में क्या हुआ था, एक्चुअली एक एक्ट आया पंजाब ट्रेड एम्प्लॉयज़ एक्ट 1949। उसके अंदर क्या था, जितनी भी शॉप थी, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी शॉप इस्टेब्लिशमेंट थी पंजाब राज्य में, तो वहाँ पर ना एक पर्टिकुलर डे पे जो है अवकाश दे दिया गया। जैसे आपने देखा होगा आपके, अगर आपके यहाँ पर भी बाज़ारों में एक पर्टिकुलर डे पर छुट्टी होती है, आज मंडे है आज बाज़ार बंद रहेंगे, आज संडे आज बाज़ार बंद रहेंगे, मंगलवार है बाज़ार बंद रहेगा। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर डे को ना स्टेप यहाँ पर असाइन कर दिया गया कि हाँ ये पर्टिकुलर डे पर बाज़ार बंद रहेंगे। तो यहाँ जो मनोहर लाल जी हैं वो कोर्ट के पास पहुँच गए कि देखिए हमारा तो फैमिली बिजनेस है, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो एक फैमिली इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, हमारी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, आप ऐसे ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगी। लेकिन कोर्ट का कहना था नहीं, क्योंकि अगर हम किसी को अवकाश दे रहे हैं, किसी को छुट्टी दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कभी चीज़ें मतलब मान लो कोई व्यक्ति है 24 घंटे काम करता रहे, बिल्कुल छुट्टी नहीं ले, बिल्कुल नींद नहीं ले, तो आपको क्या लगता है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वैसी चलती रहेगी, वो सालों साल ऐसे ही काम करता रहेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बिना रुके बिना थके सारा टाइम काम करता रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे कम होनी ही होनी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो अगर 20 साल काम करेगा और वो दिन रात काम कर रहा है, तो मुश्किल से ही वो 10 साल काम कर पाएगा, शायद 5 साल इतना ही काम कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बॉडी है, इसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम रेस्ट दे रहे हैं, अवकाश दे रहे हैं, तो उससे तो वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक बेनिफिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो सभी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे आपका फैमिली बिजनेस है, चाहे आपका कुछ भी कैसा भी बिजनेस हो। इसी तरीके से बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एक दूसरे केस यूनिचॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी दिया गया। इसका साइटेशन 1962 SC 12 है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। इस मामले में यह आया कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ना एक मिनिमम वेजेस जो है फिक्स करनी रहती है कि हाँ, आपने सुना भी होगा जो डेली वेजेस वेज अर्नर्स होते हैं उनकी एक वेज फिक्स होती है कि 500 1000 ऐसा जो है उनको फिक्स होगा, उतना मिलना ही मिलना है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर भी यही था, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि आपको मिनिमम वेजेस एक इंडस्ट्री में जो है फिक्स करनी होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना था, ऐसे दलील दी गई कि तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का जो है वॉयलेशन है, क्योंकि ये जो है एक्ट के थ्रू आप क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर एम्प्लॉयर की कैपेसिटी को तो जज ही नहीं कर रहे कि वो कितना पे कर सकता है, नहीं, आपने तो मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी, कितना देना ही देना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है और ये वर्कर के फेवर में है, और जब भी इस तरीके का कोई भी लेजिस्लेशन होता है, कोई भी कानून होता है जो कुछ पर्सनस को, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को बेनिफिट दे रहा है, तो जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो उनके बेनिफिट में ही होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि 1962 का केस है, उस वक्त हम इतने डेवलप नहीं थे, अभी भी इतने डेवलप नहीं, काफ़ी हैं, लेकिन स्टिल वी आर इन प्रोग्रेस स्टेज। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री जहाँ थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जहाँ फेस हो रही है, उस पर आप अगर यहाँ पर लेबर को अगर उसे टाइम पर पैसे नहीं दोगे या प्रॉपर पैसा नहीं दोगे, तो क्या होगा, जो डेली वेज अर्नर्स हैं वो तो मतलब आप ये समझिए हैंड टू माउथ है, मतलब जो कमाते हैं वही वो लोग खाते हैं। तो अगर आप उनकी उन वेजेस को कम कर देंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे से कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास अगर खाने को कुछ नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी कमाने के लिए। तो उनके बेनिफिट के लिए है, तो यहाँ पर हमने किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति का व्यापार करने के अधिकार को इन्फ्रिंज नहीं करा है, यहाँ वो तो बेनिफिट के लिए ही लोगों के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से ये पर्टिकुलर यहाँ पर केस आया SK वर्मा वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोड 1981 का। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वेलफेयर स्टेट्यूट्स होते हैं उनको हम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देते हैं, जो भी लोगों के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं कानून, उनको हम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देंगे, जैसे कि मैक्सवेल ने कहा था कि हम वाइडर इंटरप्रिटेशन देंगे, नैरो नहीं। तो यही चीज़ इसमें की गई कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ये मामला था, उसमें 280 डेज कैलकुलेट करने का था कि हाँ व्यक्ति जो है 280 डेज कंटिन्यूसली काम कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने का ये क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम प्लेन मीनिंग प्रोविजन का देखें, सेक्शन 25 क्लोज B सब सेक्शन 2 के अंदर अगर हम ये चीज़ देखें, तो उन्होंने सब रूल 2 के अंदर, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्कमैन, यहाँ पे कहा है उसके अंदर लिखा है कि वर्कमैन जिसने काम किया है 280 डेज तक लगातार ड्यूरिंग ए 12 मंथ, तो आप इसको ऐसा ही मानिए, मतलब एक साल का इसका आप मानिएगा, आप इसको 12 मंथ्स का मतलब एक साल, पीरियड ऑफ 1 ईयर मानेंगे, ठीक है। 12 मंथ्स क्या, आप 1 ईयर इसको मान कर चलेंगे, इसमें 12 ईयर्स नहीं, 12 मंथ्स नहीं, आप 1 ईयर आप मान के चलिएगा। प्लेन मीनिंग आपको इसको निकालनी है। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको ये नहीं देख सकते कि हाँ उसने पूरे
पूरे जो है 12 महीने जो है काम किया हो, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस वर्कर की बात हो रही है, कंटिन्यूइंग वर्कर की बात हो रही है, तो आप 12 महीने तक लगातार काम करना, ऐसा प्रोविजन में नहीं दिया, बल्कि क्या दिया है कि व्यक्ति ने काम किया हो 280 डेज कंटिन्यूसली। आप देखिए, अगर आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 280 डेज के अंदर जो है 280 डेज तक लगातार काम किया हो। ऐसा नहीं कि पूरे साल लगातार वो काम कर रहा है, उसने कोई छुट्टी नहीं ली, बीमार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसको कहा गया कि ब्रॉडली ही इंटरप्रेट किया जाएगा। शीला बर्सी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 के केस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, जहां पर अपेलेंट ने यह पिटीशन फाइल की थी, जो कि एक सोशल वर्कर थी। उन्होंने ये कहा कि भाई 16 बच्चे हैं जिनको जेलों में रखा गया है, उनको जो है रिलीज कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 39 को अगर हम देखते हैं तो स्टेट को क्या करना है, पॉलिसी बनानी होती है ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटी दी जाए, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी अपनी फ्रीडम को महसूस कर सके। एक यूथ जो है, एक जो यंग एज का बच्चा है, वो अगर अपने आप को फ्रीडम फील करता है, अपने आप को फ्री फील करता है, अपने आप के उसका डेवलपमेंट अगर हेल्दी मैनर में हो रहा है, तो अल्टीमेटली एस वी आर फ्री। तो यही चीज़ कही कि भाई हाँ, जो आर्टिकल 39 है वो स्टेट को बोलता है कि हाँ, बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए। सभी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर चिल्ड्रन वेलफेयर के एक्ट है, लेकिन सिर्फ नागालैंड में नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के वेलफेयर लेजिस्लेशन जितनी जल्दी हो सके सारे स्टेट्स को बना देना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वेलफेयर लेजिस्लेशन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो एनफोर्स होने ही चाहिए। ऑल इंडिया रिपोर्टर कर्मचारी संघ है ये वर्सेस ऑल इंडिया रिपोर्टर लिमिटेड। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा लो रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आती है वो वर्किंग जर्नलिस्ट के ही दायरे में आएंगी, और जो अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है उनके दायरे में आएंगी। इसी तरीके से इनकी जो लो रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी पालेकर अवार्ड जो है मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लो रिपोर्ट जो होती हैं उनमें जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, और वो की लो रिपोर्ट जुडिशियल डिसीजन वाली वो वास्तव में पब्लिक इंपॉर्टेंस की होती है। और जो लो रिपोर्ट्स के कंटेंट होते हैं ना, वो जो उनके सब्सक्राइबर हैं, रीडर्स हैं, उनके लिए वो परमानेंटली एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स बन जाती है। भाई यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी खबरें अखबारों में छपती हैं वो हो सकता है आज लोगों ने पढ़ी, कल पढ़ी, परसों वो भूल जाएंगे, लेकिन ये जो लो रिपोर्ट्स जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं ये अल्टीमेटली काफ़ी क्या हमेशा के लिए रह जाती हैं। आप देखिए जजमेंट हम पढ़ते होते कितने साल पुराने पढ़ रहे होते हैं, तो ये लो रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ये हमेशा के लिए होती हैं। दीज आर एक्चुअली द यू कैन से एक्चुअली द बेनिफिशियरी फॉर द सोसाइटी, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही है, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए ही है। तो इनको भी पालेकर अवार्ड में जो है सम्मिलित करना चाहिए। सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ ये जो हम खबरें पढ़ते हैं वही नहीं होनी चाहिए, बल्कि लो रिपोर्ट्स भी आनी चाहिए। ये बात इस केस में जो है वो की गई थी। तो ये मामला हो गया बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और जल्दी थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं ना प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।